चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस एक कपड़े की पूरी कहानी खंगालने वाले हैं जो हम सबके वार्डरोब में कहीं ना कहीं टंगा है, हमारी और आपकी फेवरेट डेनिम जीन्स। हम इसके दिलचस्प इतिहास से लेकर पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके असली प्रभाव और भविष्य को बचाने वाली नई तकनीकों तक सब कुछ डिकोड करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सच में आंखें खोल देने वाला है। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे ब्लू जीन्स के उदय से, फिर बात करेंगे इसकी छिपी हुई पर्यावरणीय कीमत की। इसके बाद हम घर पर होने वाली धुलाई और माइक्रोफाइबर्स पर नजर डालेंगे। इको फ्रेंडली विकल्पों को परखेंगे, लेजर तकनीक वाली क्रांति को समझेंगे और आखिर में एक चक्रीय या सर्कुलर भविष्य की रूपरेखा देखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, ब्लू जीन्स का उदय। कैसे ये खदानों में काम करने वाले मजदूरों के एक सिंपल से वर्कवेयर से उठकर पूरी दुनिया में स्टाइल और पहचान का एक ग्लोबल आइकॉन बन गई। ये सफर सच में कमाल का रहा है। जरा सोचिए, 16वीं और 18वीं सदी में इटली के जेनवा और फ्रांस के नीम्स से शुरू होकर 1873 में लेवी स्ट्रॉस की मजबूत पैंट के पेटेंट तक। फिर 1950 के दशक में हॉलीवुड की एंट्री हुई, जिसने इसे एक विद्रोही या कहें कि रिबेल लुक दे दिया। और 1980 के दशक तक आते आते स्टोन वॉशिंग और एसिड वॉशिंग के जरिए वो घिसा हुआ विंटेज लुक फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर बनने लगा। यहीं से डेनिम फैशन का एक ऐसा हिस्सा बन गया जिसे हर कोई पहनना चाहता था। लेकिन रुकिए, हर चमकती चीज के पीछे एक कहानी होती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इस बड़े पैमाने के उत्पादन की छिपी हुई पर्यावरणीय कीमत। वो जो ट्रेंडी डिस्ट्रेस्ड लुक हमें इतना पसंद है ना, उसकी असल कीमत हमारा पर्यावरण चुका रहा है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने कपड़ों की बात कर रहे हैं? 7.5 अरब। दुनिया भर में हर साल 7.5 अरब फीट डेनिम फैब्रिक बनाया जाता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारी फैशन की भूख कितनी बड़ी है। और अगर हम इसे थोड़ा जूम इन करें और सिर्फ एक जगह की बात करें, तो चीन का शिंतांग प्रांत हर साल अकेले 30 करोड़ जीन्स बनाता है। मतलब वहां जिस स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है, वो सच में इमेजिनेशन से बाहर है। पर इस मास प्रोडक्शन का सबसे डरावना पहलू है इसके पीछे इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स। ग्रीन पीस ने जब शिंतांग प्रांत में पानी की जांच की, तो 21 में से 17 नमूनों में कैडमियम, क्रोमियम, पारा और सीसा जैसी भारी धातुएं मिली। ये सिर्फ नदियों और वहां के नेचर को तबाह नहीं कर रहा, बल्कि वहां काम करने वालों की सेहत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। ये फैशन की वो डार्क साइड है जिसे हम अक्सर शोरूम की लाइट्स में नहीं देख पाते। अब आप शायद सोचें कि ये सब तो फैक्ट्री में होता है, इसमें मेरा क्या रोल है? पर कहानी का तीसरा हिस्सा सीधे हमारे और आपके घरों से जुड़ा है, माइक्रोफाइबर और घरेलू धुलाई। हम घर पर जो वॉशिंग मशीन चलाते हैं, उसका भी गहरा असर होता है। अगर पानी का तापमान 60 डिग्री है, वॉश साइकिल 90 मिनट लंबी है और स्पिन स्पीड 1400 आरपीएम तक है, और ऊपर से हम अल्कलाइन पाउडर डिटर्जेंट या फैब्रिक कंडीशनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब मिलकर डेनिम के धागों को बुरी तरह डैमेज करते हैं। इसका नतीजा, ढेर सारे माइक्रोप्लास्टिक्स और माइक्रोफाइबर टूटकर हमारे पानी में मिल जाते हैं। अगर आप इसे बहुत करीब से एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, तो धागे बिल्कुल खुरदरे और टूटे हुए नजर आएंगे। बार बार की अल्कलाइन धुलाई रेशों को इस कदर अलग कर देती है। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? यही छोटे छोटे टूटे हुए रेशे आखिर में बहकर सीधे हमारे महासागरों में पहुंच जाते हैं। अच्छा, आप थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, इको फ्रेंडली उत्पादन का मूल्यांकन। अच्छी खबर यह है कि इंडस्ट्री में अब कुछ बेहद सकारात्मक और स्थायी बदलाव भी हो रहे हैं। बांग्लादेश में पारंपरिक और टिकाऊ कारखानों के बीच किए गए एक लाइफ साइकिल असेसमेंट का डेटा बहुत दिलचस्प है। जब फैक्ट्रियां पानी को रिसाइकिल करती हैं, ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल करती हैं और रिन्यूएबल एनर्जी अपनाती हैं, तो असर साफ दिखता है। पानी की खपत सीधे 64% कम हो जाती है। इंसान के लिए जो जहरीलापन है, वो 50% गिर जाता है और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव 30% तक घट जाता है। ये सच में एक बहुत बड़ा जंप है।
लेकिन देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जैसे पारंपरिक खेती में सिंथेटिक कीटनाशक इस्तेमाल होते हैं जो काफ़ी खतरनाक हैं। इसका बेहतरीन विकल्प है ऑर्गेनिक खेती, जो बारिश के पानी पर निर्भर है और जहरीले रसायनों से बिल्कुल मुक्त है। पर एक छोटा सा पेंच ये है कि ऑर्गेनिक तरीके से उतनी ही कपास उगाने के लिए आपको करीब 10% ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक ऐसा बैलेंस है जिसे हमें टिकाऊ विकल्प चुनते वक्त हमेशा याद रखना होगा। अब बात करते हैं पांचवें हिस्से की, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, लेजर तकनीक की क्रांति। ये सच में एक गेम चेंजर है, जिसने जीन्स को वो परफेक्ट फेड लुक देने का पूरा तरीका ही पलट कर रख दिया है। पहले उसी विंटेज लुक के लिए सैंड ब्लास्टिंग और पोटेशियम परमैंगनेट जैसे जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल होता था, जो वर्कर्स के लिए जानलेवा थे। लेकिन अब जीनोलॉजिया जैसी शानदार लेजर तकनीक का इस्तेमाल होता है। सिर्फ लाइट और हवा की मदद से डिजिटल फाइलें कुछ ही सेकंड में सीधे कपड़े पे डिजाइन उकेर देती हैं। कोई खतरनाक रसायन नहीं, कोई रिस्क नहीं, और लुक बिल्कुल असली और शानदार। और इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा, जरा सोचिए, पारंपरिक तरीके से एक सिंगल जीन्स की फिनिशिंग में लगभग 300 लीटर पानी लगता था, और अब इस मॉडर्न लेजर और नैनो बबल तकनीक से सिर्फ 1 गिलास पानी, जी हाँ, सिर्फ 1 गिलास, ये जल संरक्षण के फील्ड में एक बहुत बड़ी जीत है। तो इसी के साथ हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, एक चक्रीय भविष्य की रूपरेखा। हर साल हम 92 मिलियन टन कपड़ा कचरा पैदा कर रहे हैं। इस पहाड़ जैसी समस्या को सुलझाने के लिए हमें फैशन के प्रति अपना पूरा नजरिया बदलना ही होगा। हमें लो, बनाओ और फेंक दो वाले सीधे सीधे लीनियर मॉडल से आगे बढ़कर एक सर्कुलर इकोनॉमी या चक्रीय अर्थव्यवस्था की तरफ जाना होगा। इसका सीधा सा मतलब क्या है? चीज़ों को शुरुआत से ही ऐसे डिज़ाइन करना कि वे लंबे समय तक काम आएं। उन्हें रीयूज करें, रिपेयर करें, रिसाइकिल करें, ताकि कचरा पैदा ही ना हो। कपड़े सिर्फ एक बार पहनने के लिए नहीं, बल्कि एक लंबी जिंदगी जीने के लिए होने चाहिए। इस नई व्यवस्था में 2 बहुत ज़रूरी रणनीतियां हैं, रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग। रिसाइकलिंग एक बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पर काम करती है, जहां पुराने कपड़ों के फाइबर को केमिकली या मैकेनिकली तोड़कर नया धागा बनाया जाता है, जिससे पर्यावरण को सीधा फायदा होता है। दूसरी तरफ है अपसाइकलिंग, जो अक्सर छोटे पैमाने पर थोड़ी कारीगरी के साथ होती है। इसमें आप पुरानी जीन्स को क्रिएटिव तरीके से कुछ नया और अनोखा बना देते हैं। इससे कपड़े के साथ आपकी यादें, आपके इमोशंस जुड़े रहते हैं। ये दोनों ही तरीके एक बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जीन्स की इतनी भारी पर्यावरणीय कीमत को जानने के बाद क्या हम अपनी आदतें बदलेंगे? क्या हमारी समझदारी भरी खरीदारी और इंडस्ट्री की नई नई तकनीकें एक साथ मिलकर डेनिम के इस पूरे जीवन चक्र को हमेशा के लिए एक सस्टेनेबल लूप में बांध सकती हैं? मुझे लगता है कि अपनी वार्डरोब को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का वक्त आ गया है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।